हेलो एवरीवन। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो यूनिट 4 है। उसका टॉपिक एनवायरमेंटल हैजार्ड्स एंड सोर्सेज ऑफ एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हैजार्ड क्या होता है, एनवायरमेंटल हैजार्ड क्या होता है। तो देखिए, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी सबस्टांस, ऐसा कोई भी इवेंट, ठीक है, ऐसा कोई भी चीज़ जिसके पास ये क्षमता है कि वो इस एनवायरनमेंट में क्या कर सके, इस एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा सके किसी भी तरीके का। ठीक। तो मतलब अब इस एनवायरनमेंट में जो भी लिविंग चीज़ें हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, किसी भी तरह का उन पे एडवर्स इफ़ेक्ट डाले, मतलब ख़राब प्रभाव डाले, किसी तरह उनकी लाइफ को डिसबैलेंस करे, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। देखिए, इससे मिलता-जुलता शब्द जो हमारे हैजार्ड से मिलता-जुलता शब्द हम सुनते हैं डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर और हैजार्ड में डिफ़रेंस है, तो डीपली डिफ़रेंस में नहीं जाएँगे। अगर हम एक रफ़ डिफ़रेंस देखें तो देखिए, हैजार्ड क्या है? ये ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास वो पोटेंशियल है, क्षमता है उसके पास कि वो क्या कर सके, हार्म पहुँचा सके। डिज़ास्टर एक पूरा का पूरा इवेंट होता है, ठीक? जैसे क्या कहें हम, फ्लड का अगर लें, अर्थक्वेक का लें, नेचुरल डिज़ास्टर्स में एग्जांपल, तो फ्लड क्या है? फ्लड पूरा का पूरा एक इवेंट है जिसके आने से जो भी होता है क्या कहते हैं हम, कि हम पहुँचते हैं, वो हमें देखने को मिलता है। एज़ अ रिज़ल्ट, फ्लड का रिज़ल्ट का देखने को मिलता है कि बीमारियाँ फैल रही हैं, ठीक, प्रॉपर्टी का नाश हुआ है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो वो एक पूरा का पूरा इवेंट है। हैज़ार्ड जो है हमारा, हैज़ार्ड एक कह सकते हैं कि शुरुआत है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ के पास पोटेंशियल है कि वो हार्म पहुँचा सके। तो ये हमने बात की एनवायरमेंटल हैज़ार्ड और डिज़ास्टर के बारे में, थोड़ा-सा डिफरेंस का। हमें मेन जो हमारा टॉपिक है वो सोर्सेज़ है। तो हैज़ार्ड क्या होता है, एनवायरमेंटल हैज़ार्ड पहले ये देखना ज़रूरी है, फिर सोर्सेज़ देखेंगे। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले एनवायरमेंटल हैज़ार्ड की। तो एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स आर सबस्टेंसेस, थिंग्स और इवेंट्स इन द एनवायरनमेंट दैट आर डेंजरस टू द इकोसिस्टम। एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स ऐसा कोई भी सब्सटेंस, चीज़ या कोई इवेंट होता है इस एनवायरनमेंट में जो क्या कह सके, हार्म पहुंचा सके, जो इकोसिस्टम के लिए, एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस होता है। उससे बढ़िया ये वाली है, क्योंकि मोस्टली हम यूज़ करते हैं जो वर्ड पोटेंशियल। हैज़ार्ड मतलब उस चीज़ के पास पोटेंशियल है, क्षमता है कि वो डेंजर, हार्म पहुंचा सके। तो सेकंड वाली डेफिनेशन देखिए, एन एनवायरमेंटल हैज़ार्ड इज अ सब्सटेंस, a state or event which has the potential to threaten the surrounding natural environment adversely. It affects the people health. तो एनवायरमेंटल हैजार्ड ऐसा कोई भी सब्सटेंस, एक स्टेट, एक अवस्था, एक इवेंट, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ होती है जिसके पास वो पोटेंशियल है कि वो एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को क्या कर सके, हार्म पहुंचा सके, और उसमें रहने वाले जो भी ह्यूमंस हैं या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके हेल्थ को, उनकी लाइफ पर एडवर्स एडवर्स इफेक्ट डाल सके। तो ऐसी कोई भी चीज़ एनवायरमेंटल हैजार्ड कहलाती है। अब एनवायरमेंटल जो हैजार्ड्स हैं, उनको चार जो टाइप्स हैं उनमें क्लासिफाई किया गया है कि चार तरीके के हैजार्ड्स हो सकते हैं: केमिकल हैजार्ड्स, फिजिकल हैजार्ड्स, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स और फोर साइको सोशल या फिर साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स। तो इन सब का तो नाम से क्लियर है। अगर सबसे पहले हम बात करें केमिकल हैजार्ड्स के बारे में, तो देखिए, केमिकल हैजार्ड्स क्या होते हैं? केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो हार्म पहुंचाएं, किसी के हेल्थ को किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाएं, तो उसको वो क्या, किसके अंडर आएंगे? वो आएंगे केमिकल हैजार्ड्स के अंदर। तो देखिए, केमिकल हैजार्ड्स आर कॉज्ड बाय केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक, केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा ये हैजार्ड्स क्रिएट होते हैं, कॉजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू द एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट को एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, डैमेज पहुंचाते हैं। और एनवायरनमेंट में देखिए, एनवायरनमेंट में लिविंग, नॉन लिविंग सारी चीज़ें आएंगी, तो उन सबको जो भी हार्म पहुंचाए केमिकली, कोई भी केमिकल सब्सटेंस, तो वो केमिकल हैजार्ड के अंडर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल हैजार्ड्स इन दिस कैटेगरी और मेनली एंथ्रोपोजेनिक। तो बात ये है कि जो केमिकल हैजार्ड्स के अंडर जो भी केमिकल्स आते हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक होते हैं, मतलब ह्यूमन मेड होते हैं, मैन मेड होते हैं। ऑल्दो देयर एग्जिस्ट अ नंबर ऑफ नेचुरल carcinogens and chemical elements like radon and lead turn up in health critical concentration in the natural environment. तो केमिकल हैजार्ड, जो मोस्टली केमिकल हैजार्ड है, वो तो क्या है, एंथ्रोपोजेनिक है, मैन मेड है। लेकिन हमारे पास कुछ नेचुरल क्या होते हैं, नेचर में भी मौजूद जो केमिकल्स हैं, जैसे कुछ कार्सिनोजेंस हैं, जैसे रेडॉन है, लेड है, ये सारे जो एलिमेंट है, ये क्या करते हैं, ये भी हमारे जो नेचर है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें एक बहुत ही हेल्थ के लिए जो
ख़राब सिचुएशन है, हेल्थ क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, ये सब क्रिएट करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स है कुछ केमिकल हैजार्ड्स के। ठीक है, देखिए जैसे एंथ्रेक्स हो गया, एस्बेटोस एक कार्सिनोजेनिक के तौर पे काम करता है, डीडीटी, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हो गए, हेवी मेटल्स हो गए, लेड इन पेंट, पेंट में जो लेड होता है वो भी क्या है केमिकल हैजार्ड की तरह काम करता है, मरीन डेब्रिस, पेस्टिसाइड्स, टोबैको स्मोकिंग, ये सारे जो है केमिकल्स ये केमिकल हैजार्ड्स की तरह काम करते हैं और हार्म पहुंचाते हैं, किसी न किसी तरीके से एडवर्स इफेक्ट डालते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ह्यूमन के बारे में तो। ठीक, तो ये पहला हुआ। दूसरा हम देखें तो फिजिकल हैजार्ड्स देखते हैं हम। तो देखिए फिजिकल हैजार्ड्स क्या होते हैं, ये फिजिकल, ठीक है, तो फिजिकल हैजार्ड्स क्या होते हैं, एडिशनल फोर्सेस होते हैं दैट कैन इम्पेरिल ह्यूमंस, इम्पेरिल मतलब हार्म पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना। तो फिजिकल हैजार्ड्स ऐसे फोर्सेस होते हैं, एडिशनल फोर्सेस होते हैं जो क्या करते हैं ह्यूमंस को हार्म पहुंचाते हैं। हम यहाँ पे ह्यूमंस की जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी ले सकते हैं। तो एक्चुअली फिजिकल हैजार्ड क्या है ना, यहाँ पे एक तरह का ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहने का मतलब, ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, पेशा। ठीक, तो जहाँ पे भी कोई वर्किंग जो जिसका एरिया है वहाँ पे किसी तरीके का अगर कोई फिजिकली हज़ार्ड, फिजिकली कोई खतरा है उसके लिए, तो वो फिजिकल हज़ार्ड के अंडर आएगा। तो फिजिकल हज़ार्ड एक तरह का ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड होता है दैट इन्वॉल्व्स एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स दैट कैन कॉज हार्म विद और विदाउट कॉन्टेक्ट। और फिजिकल हज़ार्ड क्या होते हैं ना कि ये या तो उसके टच में आने से, कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है, या फिर बिना उसको कांटेक्ट में आए हुए, बिना उसको टच किए हुए भी क्या हो सकता है, हैजार्ड जो है, कोई डेंजर, कोई हार्म वो पहुंच सकता है। ठीक, तो देखिए फिजिकल हैजार्ड्स क्या होते हैं, नेचुरली भी अराइज हो सकते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर आ गया, या फिर एक्सट्रीम वेदर, मतलब वेदर में कोई अचानक से बहुत ही डिफरेंस आ गया, बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, बहुत लो टेम्परेचर हो गया, तो ये सारी तरह की जो चीज़ें हैं वो भी हार्म पहुंचाएंगी और वो फिजिकल हैजार्ड के अंदर आती हैं। ठीक, और भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा कारण हो सकती है, जैसे ट्रैफिक एक्सीडेंट, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई कोई, ठीक, क्या बोलते हैं ये, कोई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, इंजरी फ्रॉम मैकेनिकल इक्विपमेंट, कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट है उसकी वजह से कोई इंजरी हो गई, कोई स्ट्रेन ऑन बॉडी फ्रॉम रिपीटेड मूवमेंट्स, कोई स्ट्रेन मोच वगैरह आ गई। ठीक, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल हैजार्ड के अंदर आती हैं। ठीक, सम फिजिकल हैजार्ड सच एज एक्सप्लोजंस और रेडिएशन कैन अराइज फ्रॉम नेचुरल और ह्यूमन सोर्सेज। और कुछ हैजार्ड्स हैं जैसे एक्सप्लोजन हो गया, फिर रेडिएशन हो गया, तो ये दोनों तरीक़ों से आ सकती है, या तो नेचर की वजह से भी आ सकती है, या ह्यूमन कारणों से भी आ सकती है, कोई फैक्ट्री से, कोई कहीं से भी एक्सप्लोजन हो गया, ठीक, तो वहाँ से भी आ सकती है। तो ये होता है फिजिकल हैजार्ड। ठीक, दूसरा फिजिकल हैजार्ड होता है। नेक्स्ट होता है बायोलॉजिकल हैजार्ड। तो बायोलॉजिकल में बायोलॉजिकल चीज़ें आएंगी। बायोलॉजिकल हैजार्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हो गए, माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, इन सारी चीज़ों से अगर हेल्थ पे कोई बुरा प्रभाव पड़ रहा है, एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, तो वो बायोलॉजिकल हैजार्ड के अंदर आती हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स ऑल्सो नोन एज बायो हैजार्ड, बायो हैजार्ड भी कहा जाता है बायोलॉजिकल हैजार्ड को, रिफर टू बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस दैट पोजेस अ थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजिकल हैजार्ड ऐसे बायोलॉजिकल सबस्टांसेस को, ऐसी बायोलॉजिकल चीज़ों को कहा जाता है, और बायोलॉजिकल मतलब लिविंग चीज़ें। ठीक, तो जिनके पास क्या होता है कि थ्रेट मतलब वो खतरा पहुंचा सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को। तो दिस कैन इंड्यूस, इसमें क्या क्या आ सकता है बायोलॉजिकल हैजार्ड में, मेडिकल वेस्ट आ सकता है, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, वायरस आ सकता है, या फिर टॉक्सिक किसी तरीके का बायोलॉजिकल सोर्स से। ये सारी चीज़ें कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे बायोलॉजिकल हैजार्ड के। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है साइको सोशल हैजार्ड या फिर साइकोलॉजिकल हैजार्ड। तो साइको सोशल हैजार्ड क्या होता है, साइको सोशल हैजार्ड कोई जगह, कोई ऑफिस, कोई एरिया, वर्किंग एरिया जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे मेंटल हेल्थ अगर किसी का इफ़ेक्ट हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, इन सारी स्ट्रेस की वजह से, कंपटीशन की वजह से, तो ये सारी चीज़ें आती हैं साइको सोशल हैजार्ड के अंदर। ठीक, तो अ साइको सोशल हैजार्ड इज़ एनीथिंग दैट कुड कॉज साइकोलॉजिकल हार्म। तो साइको सोशल हैजार्ड को ऐसी कोई भी चीज़, ठीक, जो क्या कर सकती है, साइकोलॉजिकल हार्म पहुंचा सकती है, ठीक, वो आएगी साइकोलॉजिकल हैजार्ड के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए हार्म समवंस मेंटल हेल्थ, किसी की मेंटल हेल्थ को किसी भी तरीके से अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो क्या होगा, साइकोसोशल हैजार्ड के अंदर आएगा। These are factors in the work environment that can cause stress, strain और interpersonal problems for the worker। तो ये सारी चीज़ें क्या हो सकती है, काम की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, आपस में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, वो सारी चीज़ें भी किसके अंडर आएंगी, सब साइको सोशल
हैजार्ड के अंडर आएंगी। ठीक है, तो ये अब तक हमने बात की टाइप्स ऑफ हैजार्ड। एनवायरमेंटल हैजार्ड क्या होते हैं, टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, तो 4 तरह के हैजार्ड हो सकते हैं। अब हम आते हैं सोर्सेज ऑफ हैजार्ड पे। ठीक, एनवायरमेंटल हैजार्ड, सोर्सेज ऑफ एनवायरमेंटल हैजार्ड। तो कॉमन सोर्सेज, यहाँ पे आप सोर्सेज भी लिख सकते हैं, फैक्टर्स या फिर सोर्सेज। कॉजिंग एनवायरमेंटल हैजार्ड्स है जो कॉमनली हैं, बहुत सारे ऐसे, तो कॉमन जो है वो क्या है, एयर कंटामिनेंट्स, टॉक्सिक वेस्ट, रेडिएशन, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट, पेस्टिसाइड्स हो गए, केमिकल इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया, जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसमें कोई केमिकल, एक्सट्रीम टेम्परेचर और वेदर, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारी क्या है, कॉमन सोर्सेज हैं एनवायरमेंटल हैजार्ड्स के। ठीक, और उसमें एयर और वाटर पोल्यूशन मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा आता है ना, जैसे 3 सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं, तो बी सेक्शन में अगर आता है आंसर, तो अगर ये आता है क्वेश्चन कि आप सिर्फ एनवायरमेंटल हैजार्ड्स के सोर्सेस लिखिए, तो आप सिर्फ एनवायरमेंटल हैजार्ड बताएंगे क्या होता है और यहाँ से शुरू करेंगे जो भी हमने चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो आप ये सारी चीज़ें भी पहले लिखेंगे, उसके टाइप्स भी। ठीक है, तो देखिए ये कॉमन सोर्सेस हमारे क्या हैं, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स के, तो इनके बारे में हम थोड़ा 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 डिस्कस करते हैं सबके बारे में। तो देखिए सबसे पहले एयर कंटामिनेंट्स की बात करते हैं। एयर कंटामिनेंट्स मतलब एयर में मौजूद जो भी पॉल्यूशन कॉजिंग जो भी चीज़ें हैं, जो एयर को गंदा करने में, उसको सॉरी पॉल्यूट करने में जो भी चीज़ें मददगार हैं, वो सारी एयर कंटामिनेंट्स होंगी। तो देखिए एयर कंटामिनेंट्स सच एज एयर पॉल्यूशन दैट रिजल्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन have been exacerbated by human and technological system। तो एयर कंटामिनेंट्स में जैसे कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो एयर पोल्यूशन के कारण क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कारण है। मैन्युफैक्चरिंग में कई सारी इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पे अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग चलती रहती है बहुत सारी चीज़ों की। तो जो उसमें से धुआं निकलता है, जो भी अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, तो एयर को पोल्यूट करती हैं। तो वो सब क्या करते हैं, तो वो सारी हमारे जो ह्यूमन और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है उसमें और एग्स एसेबरेटेड कर देते हैं। एग्स एसेबरेटेड का मतलब होता है कि मेकिंग अ वर्स थिंग और वर्स, उसको बनाना, कोई बैड थिंग है उसको और वर्स बनाना, मतलब पहले से कोई चीज़ खराब है, खराब हालत में है, आप उसको और ख़राब बनाते तो उसको कहते हैं एग्स एसेबरेटेड। तो एयर कंटामिनेंट्स में क्या होता है कि एयर पॉल्यूशन है हमारा, तो एयर पॉल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन हो रहा है, की वजह से हो रहा है, जो हमारे क्या कर रहा है, ह्यूमन और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम जो भी हैं उसमें और भी क्या होता है, कंडीशन को वर्स्ट करते जा रहा है। एयर पॉल्यूशन रिजल्ट इन नेगेटिव हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। एयर पॉल्यूशन जो है हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, मतलब हेल्थ पर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव डालता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देगा, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ये सारी चीज़ें जो हेवनली पॉल्यूटेड एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब ये एयर कंटामिनेंट्स हो गया। नेक्स्ट टॉक्सिक वेस्ट की अगर हम बात करें, तो टॉक्सिक वेस्ट में क्या होगा, इज़ क्रिएटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस से भी टॉक्सिक वेस्ट हमारा बनता है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में हर तरह का मैन्युफैक्चरिंग, डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो भी चीज़ें बन रही हैं, आपके आसपास कोई भी चीज़ है, टेबल है, कोई कोई प्लास्टिक का चीज़ है, तो किसी भी तरह का मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन होता रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि गंदगी तो वहाँ से निकलती ही है। तो वहाँ से जो टॉक्सिक वेस्ट निकलता है, वो, और टॉक्सिक वेस्ट की अगर हम बात करें तो वो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से आता है। टॉक्सिक वेस्ट में जो भी होता है कंटेन्स हार्मफुल केमिकल्स दैट इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। टॉक्सिक वेस्ट के अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। दैट कम इनटू कांटेक्ट विद द वेस्ट इन देयर एनवायरनमेंट। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स इस एनवायरनमेंट में रहते हैं और वो टॉक्सिक वेस्ट के कांटेक्ट में आता है, तो वो उनकी हेल्थ को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। Although toxic waste is typically disposed of using regulated disposal methods, toxic waste impacts humans when the waste seeps into the ground and enters the water table, contaminating the water source। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि टॉक्सिक वेस्ट जो होता है तो उसको डिस्पोज किया जाता है रेगुलरली डिस्पोजल मेथड्स के द्वारा। अलग अलग डिस्पोजल मेथड्स के द्वारा जो भी टॉक्सिक वेस्ट निकलते हैं किसी फैक्ट्रीज वगैरह से, कहीं से भी, तो उसको डिस्पोज किया जाता है। लेकिन टॉक्सिक वेस्ट फिर भी क्या होता है, जब ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है, ग्राउंड में चला जाता है और वाटर टेबल में जाके मिल जाता है, तो वो फिर
अल्टीमेटली ह्यूमन के पास आएगा, एनिमल के पास आएगा। तो वाटर सोर्स की वजह से वो टॉक्सिसिटी जो होती है वाटर में चली जाती है। अब जब उसको ह्यूमन एनिमल कंज्यूम करता है तो वो उस पर एडवर्सली अफेक्ट करता है, बुरा प्रभाव डालता है। ये टॉक्सिक वेस्ट हो गया। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें एनवायरमेंटल हैजार्ड के तौर पे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड वायरसेस, बैक्टीरिया एंड अदर इन्फेक्शियस पैथोजन। तो हम इसमें किसको किसको ले सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया और अदर जो इन्फेक्शियस पैथोजन है जो किसी तरह का डिजीज कॉज कर सकते हैं, वो सब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर आएंगे। तो दीज पैथोजन हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अटैकिंग इम्यून सिस्टम। तो ये जो भी पैथोजन्स हैं तो ये सब क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाते हैं, उसकी इम्यून सिस्टम को अटैक कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज आते रहेंगे, अलग अलग बीमारियां होती रहती हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉर्मली नेचुरल अकरिंग बट आर ट्रांसमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरल अकरिंग है, सिर्फ नेचर में मौजूद रहती हैं, लेकिन उनको रैपिडली बढ़ने का काम, डिजीज़ का जो काम है बढ़ाने का काम ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है, तो वो एक इंसान के कांटेक्ट में आने से दूसरे में चली जाएगी, तो फैलाने का काम क्या करता है, ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से होता है। ये थर्ड हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट सम प्लांट स्पीशीज की अगर हम बात करें, some plant species as environmental hazards तो are naturally occurring environmental hazards। प्लांट स्पीसीज, कुछ प्लांट स्पीशीज भी हैं जो क्या काम करती हैं, एनवायरमेंटल हैजार्ड के तौर पे काम करती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कुछ हार्मफुल प्लांट्स होते हैं जैसे कि पॉइजन आइवी, वो क्या करते हैं, स्किन इरिटेशन कॉज करते हैं जो उनके कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो और एग्जाम्पल वाटर हेमलॉक हो गया, वो एडिबल पार्सिन्स की तरह होता है, और पॉइजन एन ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम द प्लांट। तो उस प्लांट को क्या करता है, अगर कोई वाटर हेमलेक को, प्लांट को कोई अगर ऑर्गेनिज्म खा जाता है, कोई भी एनिमल या फिर जानवर, तो वो क्या करता है, वो पॉइजनस होता है। ठीक, और नाइट शीड जो होता है, जो हम सोलेनेसी फैमिली में पढ़ते हैं, वो भी जो रेड बेरीज वाली होती हैं, तो वो क्या करती है, वो भी पॉइजनस होती है जब उनको इंजेस्ट किया जाए तो सब प्लांट स्पीशीज़ में क्या है कि कुछ प्लांट की स्पीशीज़ भी एनवायरमेंटल हैजार्ड के तौर पे काम करती हैं, कुछ प्लांट स्पीशीज़ क्या होती है, पॉइजनस होती हैं। तो अगर उनको इंजेक्ट किया जाए, खा लिया जाए, तो क्या वो हार्म पहुंचाएंगी। ठीक, नेक्स्ट पेस्टिसाइड्स है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड जो इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए यूज़ होता है एग्रीकल्चरल फील्ड में। ठीक, तो ये काम होता है कि फूड सोर्स बढ़िया हो, ज़्यादा हो, क्योंकि सब इंसेक्ट ही खा जाएंगे तो ह्यूमन्स को क्या मिलेगा, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इस पेस्टिसाइड्स में हार्मफुल केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो केमिकल्स जब ह्यूमन इंजेस्ट कर लेता है लार्ज अमाउंट में, तो क्या होता है, वो फिर नेगेटिव हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर देते हैं। तो पेस्टिसाइड्स आर ह्यूमन मेड एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। ये ह्यूमन मेड एनवायरमेंटल हैजार्ड है, ठीक, क्योंकि पेस्टिसाइड तो ह्यूमन ने ही बनाया है। ठीक, दैट आर क्रिएटेड ड्यू टू फूड प्रोडक्शन, क्योंकि ये और क्या फूड प्रोडक्शन के लिए ही ये क्रिएट किए गए थे। तो पेस्टिसाइड क्या होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एबिलिटी, क्योंकि वो फूड प्रोडक्शन की एबिलिटी को बढ़ा देते हैं इंसेक्ट वगैरह को, पेस्ट वगैरह को ख़त्म करके। बट पेस्टिसाइड पोज एन एनवायरमेंटल थ्रेट बिकॉज दे कंटेन केमिकल्स। लेकिन फूड प्रोडक्शन का काम तो करेंगे भाई, बढ़ाएंगे, लेकिन एनवायरमेंटल थ्रेट की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, केमिकल्स होते हैं दैट आर डिजाइन टू किल इंसेक्ट एंड अदर पेस्ट दैट कंज्यूम रॉ फूड। जो रॉ फूड को कंज्यूम करते हैं, उन पेस्ट को, इंसेक्ट को वो मार देते हैं। दीज केमिकल्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन्स व्हेन कंज्यूम्ड इन लार्ज डोजेस। तो लेकिन जब ह्यूमन इसको लार्ज डोजेस में, लार्ज अमाउंट में खा लेता है, ठीक, तो क्या करता है, उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो ये नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट अगर देखिए हम, तो क्या है, हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल्स क्या होता है, ये नेचुरली अगर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक, नेचर में मिलने वाले एलिमेंट होते हैं, जो क्या किए जाते हैं, जो ट्रेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में मैन मेड प्रोडक्ट में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में, जैसे वैक्सीनेशंस में। लेकिन क्या होता है, अगर ओवर एक्सपोजर कर दिया जाए हैवी मेटल्स के साथ, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का ओवर एक्सपोजर हो रहा है, तो वो हेल्थ डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिजनरेशन और इंक्रीज कैंसर रिस्क, कैंसर का रिस्क को भी बढ़ाते हैं हैवी मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट रेडिएशन है। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन से अगर एक्सपोजर हो तो वो क्या करता है, इंक्रीज हेल्थ कैंसर, कैंसर के रिस्क को वो और बढ़ा देता है। एंड एक्यूट एक्सपोजर इवेंट दैट कैन लीड टू रेडिएशन सिकनेस विच इंक्लूड सिम्टम्स सच एज नोसिया, वॉमिटिंग एंड डेथ इफ द एक्यूट एक्सपोजर इज प्रोलॉन्ग। अगर एक्यूट एक्सपोजर हो रहा है, थोड़ा सा एक्सपोजर हो रहा है रेडिएशन से, तो वो रेडिएशन सिकनेस होगी, उससे जैसे नोसिया होगा, घबराहट होगी, वॉमिटिंग होगी। लेकिन अगर वो
जो एक्सपोज़र की ड्यूरेशन है अगर ज़्यादा है, कई दिनों तक एक्सपोज़र हो रहा है रेडिएशन से, तो डेथ भी हो सकती है रेडिएशन के कारण। ठीक, तो ये एक हमारा एनवायरमेंटल हैज़ार्ड है। नेक्स्ट जो एनवायरमेंटल हैज़ार्ड क्या है, तो केमिकल फाउंड्स इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट जो अलग-अलग हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उसमें जो केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी एनवायरमेंटल हैज़ार्ड की तरह काम करते हैं। तो केमिकल फाउंड इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड टू पोज एनवायरमेंटल हेल्थ रिस्क। तो आजकल जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उनमें एनवायरमेंटल जो हेल्थ थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हेल्थ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हूँ। पैराबेन्स एक क्या है, प्रिजर्वेटिव है दैट वाज कॉमनली फाउंड इन कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में कॉमनली यूज़ किया जाता था। तो उसमें ये पाया गया कि वो हार्मोनल सिग्नलिंग को क्या करता है, डिसरप्ट करता है। ठीक, कौन, पैराबेन्स। सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेज, जो सिंथेटिक खुशबू ऐड की जाती हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में, तो उनमें पाया गया है कि वो अस्थमा सिम्टम्स को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। तो ये हो गया नेक्स्ट हमारा जो एनवायरमेंटल हैज़ार्ड है। नेक्स्ट एनवायरमेंटल हैज़ार्ड क्या है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और नेचुरल डिजास्टर। तो वेदर कंडीशन में अगर एक्सट्रीम पे पहुंच जा रही है या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, तो ये तो एक एनवायरमेंटल हैज़ार्ड होगा ही। ठीक, तो पोज फिजिकल हेल्थ रिस्क टू ह्यूमन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन और अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करता है, फिजिकल जो हेल्थ रिस्क को वो बढ़ा देता है। डिस्ट्रक्शन टू शेल्टर्स, घर बार हैं वो सब खराब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इंटरप्शन टू फूड एंड वाटर सप्लाई, जब भी कोई डिजास्टर आता है तो फूड और वाटर सप्लाई में भी इंटरप्शन हो जाता है। फिजिकल डेंजर फ्रॉम वेदर इवेंट्स आर अ फ्यू वे दैट दीज कंडीशन क्रिएट अ हजार्डस एनवायरनमेंट। और कुछ वेदर में जो फिजिकल वेदर इवेंट में भी चेंजेस होते रहते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, एक हजार्डस एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, हार्मफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एयर एंड वाटर पोल्यूशन, जो मोस्ट कॉमन क्या है, हमारा सोर्स है एनवायरमेंटल हैजार्ड का। तो air and water pollution are primarily a result of technological advances in transportation, manufacturing process and production method। तो एयर एंड वाटर पोल्यूशन तो मोस्टली क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, गाड़ियों वगैरह से निकलने वाला धुआं है, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, प्रोडक्शन मेथड में जो भी चीज़ें रिलीज होती हैं, तो वो हमारे एयर और वाटर को क्या करती है, पॉल्यूट करती हैं। नेशनल पॉलिसीज एग्जिस्ट टू हेल्प रिड्यूस एयर एंड वाटर पॉल्यूशन इन मेनी डेवलप्ड नेशन। अलग अलग डेवलप नेशन में अलग अलग पॉलिसीज़ भी निकाली जाती हैं हम समय समय पे, ताकि एयर और वाटर पॉल्यूशन को क्या किया जा सके, डिक्रीज़ किया जा सके। रिड्यूसिंग लेवल ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन कंटिन्यूज टू बी अ प्राइमरी कंसर्न फॉर गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो भी गवर्नमेंट्स हैं, तो उनके लिए एक मेजर कंसर्न है कि एयर और वाटर पॉल्यूशन को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। ठीक, तो ये कुछ हमारे क्या है, सोर्सेज ऑफ एनवायरमेंटल है हजार्ड है, जो हमारे क्या थे टॉपिक। तो इतना हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखिए 10 है। अगर आता है शॉर्ट नोट वाले में तो ये वाला टॉपिक आप लिख सकते हैं। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।